Just a minute. Hi. Hello, sir. Hello, how are you? Sir, good. How are you? I'm good. I asked why you started all this. ये सब शुरू क्यों किया? Sir, actually, in the lockdown, actually, we decided, she is my friend, Pranita. So we all Hi. decided that we should start something about our own culture and heritage. Because most of the people, they don't know the right history or the right kind of thing. So we started this. Amazing. Keep up. Thank you, sir. Yes. Okay, so let me give you an introduction first. Okay, so today we have with us Sri Indranil Sadanand sir. He is born and brought up in Kolhapur, Maharashtra. He is an Indologist by profession and also a heritage expert. He is the founder and director of Virasat Indian Heritage Initiative. His projects as his heritage expert are Lions Club Foreign Student Exchange Program, Introduction of Indian History and Heritage at Kilora, Aurangabad, with Indian Medical Association Aurangabad, students of Arya Chanakya Vidyadham, organization Shalaka, Dubai. He also did many tours, conferences, and seminars as a heritage expert. So, sir, welcome to our podcast. Okay, Thank so you. my question to you is that what is Indology? I mean, can you explain it in basic way? Yes. Actually, I will speak in Hindi English mix. I guess Yeah, that's sir. perfectly fine. Yes. You should. So basically, when we speak about Indology is basically about the study of ancient Indian history, and there are bits and parts to that. So archaeology is a main topic, and Indology is a sub part of that. So archaeology mostly deals with something which we need to excavate from the earth. uh, we need to find new sites, new heritage sites, or ancient sites, and once the artifacts are out from the earth, then it's Indologist work to analyze all those things. So all these fields are go hand in hand, and particularly when we speak about the Indology, we need to understand कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो इसमें हम स्टडी कर सकते हैं या इसमें हम पढ़ सकते हैं, और उसमें से एक टॉपिक लेके वी कैन फॉलो दैट थ्रेड. सो अभी इसमें अगर हम बात करना चाहे तो ऐसा समझता है कि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री, एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री हम इसमें पढ़ सकते हैं. उसके बाद जो भी धार्मिक इतिहास जिसको बोलते हैं, कल्चरल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, रिलीजियस हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं. देन ऑफ कोर्स द साहित्य और द लिटरेचर विच वी हैव, तो उसमें वेदांत से लेकर जो संस्कृत, तमिल, प्राकृत, अलग अलग प्लेज लिखे गए, नाटक लिखे गए, गाने लिखे गए, वहां तक. तो रिलीजियस से लेके नॉन रिलीजियस, ऐसे सारी चीजें जो इसमें आती है लिटरेचर में, उसकी हम पढ़ाई कर सकते हैं. एंड विद दैट ऑफ कोर्स वी स्टडी स्क्रिप्ट्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस. उसके बाद न्यूमिज्मेटिक्स एक टॉपिक उसमें आता है. न्यूमिज्मेटिक्स द स्टडी ऑफ एंशिएंट कॉइन्स. तो जो वो राजाओं ने उन्होंने कॉइन्स तैयार किए थे, उसकी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं. देन ऑफ कोर्स विज्ञान एंड तंत्रज्ञान, इसका मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पास सब कुछ था, या फिर कुछ लोग हैं कि यहाँ पर विमान उड़ा करते थे वगैरह. सो दैट्स नॉट द केस. बट ऐसा भी है कि कुछ भी नहीं था ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं. बट अगेन दैट्स नॉट द केस. तो हमें हर चीज साइंटिफिक वे से एनालाइज करके देखनी पड़ेगी, एंड देन वी कैन अचीव दैट यस इट वाज देयर एंड दैट वाज नॉट देयर. तो ये सारी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ेगी. ये उसमें एक पार्ट आता है. उसके बाद आता है पुराभिलेख. पुराभिलेख मतलब अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग गुफाओं में हम इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं. तो वो इंस्क्रिप्शंस जो है वो कभी स्टोन्स पे रहते हैं, कभी कॉपर प्लेट्स पे रहते हैं, कभी अलग अलग कागज पे रहते हैं. तो उसको द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के मिसिंग चेन लिंक कर सकते हैं. कि कोई अगर हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो इंस्क्रिप्शंस हमें मदद करते हैं कि यहाँ पर ऐसे राजे होके गए थे, उन्होंने ये
एरिया एक्वायर किया था, उन्होंने यहाँ यहाँ वॉर किया था, ये सारी चीजें हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जो मेरा खुद का टॉपिक है. तो आई गेस ये दोनों चीजें ऐसी है जो हमारे कल्चर को बहुत ही अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करती है. टेम्पल एंड स्कल्पचर. अभी बहुत सारे लोगों का ये चीजों की तरफ देखने का नजरिया अलग है. एंड टू एम्फसाइज दिस थिंग कि ये हिंदुइज्म या ऐसी एक चीज है जिसमें उन्होंने आस्तिक नास्तिक मतलब एथिस्ट, भगवान को मानने वाले, नॉनवेज खाने वाले, नॉनवेज ना खाने वाले, मंदिर में जाने वाले, मंदिर में ना जाने वाले, दारू पीने वाले, दारू ना पीने वाले, सब लोगों को इन्वॉल्व किया है. तो यहाँ पर कोई ये नहीं है. अगर आप सच्चे दिल से अगर ईश्वर की भक्ति करते हो देन यू आर हिंदू. तो ये इतना सिंपल रखा गया है. तो ये सारी चीजें मंदिरों में जाने के बाद हम देख सकते हैं. और अभी जो चीजें हमने डिस्कस की, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री है, स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, तो ये सारी चीजें हम मंदिरों में जाके देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं. सो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ topic Indology which you asked about. If we talk about our history books, it is very fragmented. Most of Yes. Most of the important things we don't learn. We think it is. Do you think it is a high time to draft our syllabus? Actually, we are past high time. कि शायद 8-10 साल पहले ये प्रोसेस शुरू होना चाहिए था. बट दैट्स नॉट द केस. और हम अभी मतलब आप भी पढ़े रहेंगे, मैंने भी पढ़ा, स्कूल में पढ़ा था, अकबर द ग्रेट, बाबर के बारे में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा, दैट हाउ ही यूज्ड टू वर्शिप सरस्वती एंड हाउ ही इनकरेज्ड संस्कृत पंडित्स एंड हाउ ही यूज्ड टू लिसन टू क्लासिकल सिंगिंग एंड एवरीथिंग. बट that just sugar coating things. So I put up some examples for you and which are taken from their own literature. अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने जो उनकी डायरी लिखी या अकबर नामा लिखा कि जिसमें उन्होंने जो भी किया ये सारी चीजें उन्होंने लिखी है, तो वहां से ये एग्जाम्पल्स मैंने सॉर्ट आउट किए हैं आप लोगों को बताने के लिए. तो ऑल दीज आर द मुस्लिम लीडर्स और द मुस्लिम इन्वेडर्स बिकॉज दे कॉल देमसेल्फ दैट वी आर मुस्लिम rulers, or we want to make this area dedicated to Islam. So it's not the term which demean or malign the people who are working towards the country and who are Muslim, but we are specifically speaking about the rulers who invaded India and who were Muslims. तो उसमें हम देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक करके एक आदमी होके गया. सो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड उसने दिल्ली में फारसी में एक इंस्क्रिप्शन लिखा है. और दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था. और वो जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स 27 मंदिरों का बना हुआ था. और वो 27 मंदिरें उसने फोड़ के, तोड़ के, डिस्ट्रॉय करके वहां पर मस्जिद तैयार किया. और ये सारी चीजें उसने जिस इंस्क्रिप्शन में लिखी है फारसी में, इट्स स्टिल देयर ऑन दैट लोकेशन. तो वही लिखता है कि आई डिस्ट्रॉयड द 27 कुतुब खानास और द 27 जैन टेम्पल्स एंड आई क्रिएटेड दिस ग्रेट मस्जिद. सो ये वो खुद उसमें लिखता है. देन सेकंड उदाहरण एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आप सबको पता है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, विच इज अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेस डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. तो ये उज्जैन में जो महाकालेश्वर टेम्पल है वहां पे इल्तुमिश करके एक सुल्तान होके गया. सो ये इल्तुमिश नाम का जो सुल्तान था उसने क्या किया, तो ही रोट इन हिज डायरी कि आप एक काम करो कि आप वहां पे जाओ, वो जो मंदिर है वो मंदिर तोड़ डालो, उसके बाद अंदर जो सैंक्टम है, जो गर्भगृह रहता है, उसमें जो शिव जी का जो लिंग है, शिव जी का जो पिंड है वो आप उठाओ और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसके सामने आप डालो एंड मेक श्योर दैट whoever is entering into the masjid must kick that शिवलिंग. तो he wrote those things in his diary. और
उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का तो मालूम है कि जगन्नाथपुरी उसने कैसे लूटी, कैसे डिस्ट्रॉय किया, ये तो कथा है, सब लोग जानते हैं। देन बाबर और अयोध्या, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी रिसेंटली वापस डिस्कशन में आया, अलग अलग मीडिया से आया, न्यूज से आया, तो ये सारी चीजें होती रही। और आई बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड फॉर अस विठोबा or Panduranga is a very prominent god which is located in Pandharpur, some 200-300 kilometers from my own town, which is Kolhapur. So the Pandharpur hosts a beautiful temple of Panduranga, and in 1705 AD, Aurangzeb stayed in Pandharpur, and he ordered his army to destroy the temples and make sure to cut the cows in that particular temple. तो ये चीजें उन्होंने लिख के रखी है. इट्स नॉट लाइक कि ये सारी चीजें मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये उन्हीं के लिटरेचर से ली हुई चीजें हैं. एंड नो वन स्पीक्स अबाउट दिस, क्योंकि अगर आपको कॉन्कर करना है तो उनका यही था कि यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड मेक श्योर दैट नो वन लेफ्ट हु इज नॉट मुस्लिम. तो ये आइडियोलॉजी लेके ही उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया था. एंड दैट्स व्हाई द छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम महाराष्ट्र is a very strong point, क्योंकि he was the person who challenged this entire system and he stood against them successfully, and he threw them back towards Delhi. So this is the very fascinating thing, and that's why Chhatrapati Shivaji Maharaj is a very important chapter which should be included in the history book of entire India. You will be surprised that many universities abroad host a topic related to Chhatrapati Shivaji Maharaj and his war technique in their master's degree program. And we don't even know that some person like this, because of that person, that we are worshipping the Ganesha and we are worshipping the temples existed. So that is the problem. And I guess, as she asked, it is a very much high time to organize all the history books and include proper facts in those books. So thank you so much for asking this question. It's a very close to my heart, and when I start talking about it, I don't stop, but I will stop today. So once again, thank you for asking this question. Actually, the entire education system should be changed. Exactly. Yeah. Exactly. Yes. Because of it, our thought process is also somewhat like that. It's like Mahatma Gandhi. No, actually, the thing is that we don't learn to think in this established education system. We learn to follow, and Blindly. this is bad. Yes. And I guess if I'm interested in Sanskrit, and as well as I'm interested in biology, there is no way I study these both topics. I have to take science, and then I have to go to the science field and study that particular topic. But I can't do this simultaneously. So the interdisciplinary research is a very important thing which we must have in this education system today, and it should be applied from the schools itself. It's not like कि आप bachelor हो जाओ, masters हो जाओ, and then ये सब चीजें करो. It's not like that. From 5th standard, 6th standards, you start introducing these topics as well. So start them young. And what do you think, like, how old is our Indian civilization? And like any evidences or traces to justify it? Yeah. Actually, when we speak about Indian civilization, we need to speak about the geographical image of India as a whole, or Indian subcontinent. एंड उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें ऐसे पता चलता है कि जो इंडिया का ओरिजिनल बाउंड्रीज था वो था अफगानिस्तान तक ऊपर, एंड वहां से वो पूरा स्टार्ट होता था. एंड अभी जो है वो, एंड द एक्सटेंडेड बाउंड्रीज और द कल्चरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया
ये जो सुवर्ण द्वीप एरिया जिसको बोलते हैं, अगर ये सुवर्ण द्वीप के जो कंट्रीज है उनके नाम में जब आपको बोलूंगा देन यू विल रियलाइज कि अरे ये पता है। तो बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, पटाया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, ये जो सारे कंट्रीज है, इंडोनेशिया जैसे, सो दीज आर द एक्सटेंडेड कल्चरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो वहां पे अराउंड 1200-1300 साल कंटिन्यूअस इंडियन राजाओं ने पूरा रूल किया था। देन व्हेन वी स्पीक अबाउट द प्रूफ विच वी हैव अबाउट द इंडियन what we can say the civilization, तो where are you from? Assam. Sorry, Assam. so you both are from Assam? Yeah. Amazing. Yeah, So I'm Assamese, there is and she is Bengali. Yeah. अरे अमेजिंग, जय माँ दुर्गा। तो व्हाट आई वाज स्पीकिंग अबाउट कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका करके एक जगह है, एंड भीमबेटका इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ केव पेंटिंग्स। और वहां पे जो केव्स में पेंटिंग्स बनाई गई है, द रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट दे आर द सम ऑफ द पेंटिंग्स आर 35 to 40,000 ईयर ओल्ड। और वहां पे एक्सकवेशन में और ऐसी चीजें मिली है कि जो 2 लाख 2.5 लाख हजार साल पुरानी है। और जब हम अभी के बारे में बात करते हैं, मतलब इंडियन कल्चर जहां से हम देख सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग तो हमें 8-9 हजार साल पहले से हमें कुछ कुछ चीजें मिलती है, जिसमें क्या क्ले से बनाई गई कुछ कुछ मूर्तियां हैं, कुछ कुछ रिलीजियस उन्होंने रिचुअल्स किए हुए थे, फाइनल राइट्स उन्होंने किए होते, उसके बारे में हम एक्सकवेशन से ढूंढ सकते हैं। तो हजारों, जब हम बोलते हैं कि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, तो इट एक्चुअली मेक सेंस। हमारी संस्कृति एक्चुअली हजारों साल पुरानी है। जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो 6-7-8 हजार साल पहले के एविडेंस है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हुई रहेगी। सो वी हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी विद अस, आई गेस कि अलग अलग चीजें अभी हमें मिलेगी। तो हजारों साल पुरानी तो है, टू स्टार्ट विथ 8,000 ईयर ओल्ड। जैसे कि राम सेतु अभी बोला गया है। Exactly. See, this is the beauty of Indian literature or the Indian culture which we have. You are from Assam, I am from Maharashtra. The Ram Setu in the extreme south corner of India, but the emotional connection with Ram Setu which you have, that's the same connection I have with the Ram Setu. So these are the distinct things which connects all of us. And now it's you and me, and there are crores of people who connect with this same thing, with the same emotion as you and me. So this is the beauty of the Ramayana or the Mahabharata or the Purana or the temples which we have, that no matter where you stay, no matter where you live, if you believe in those things, you connect emotionally. Shall I ask a question? Yeah. So what is your view on Aryan deviation theory? Is it a myth? Yeah, I mean, it's actually funny to even discuss that, because it should be scrapped a few decades ago. Because I guess Mortimer Wheeler, during his excavations in Harappa, he suggested that the Arya came and they destroyed the established people over here, and now they shifted to south and the Arya stayed in north. So we are not the British people, or we are not the American people who went to any civilization, destroyed, annihilate the every bit and parcel they had, and they established their own colonies. It's not like that. So we were here. Everyone was only here, so it's not like someone came around. And I mean, don't believe because I am saying so. So go online, go to Deccan College website. The Deccan College from Pune is a very old organization and a research institute who extensively study archaeology. And there was a professor called Dr. Vasant Shinde. He was a vice chancellor to Deccan College.
and under his observation, under his guidance, they completed excavation in the Harappan sites in Haryana called Rakhigadi, and they with the new technology they tried to understand the patterns of the DNA, and the whatever patterns they found at that time, they are still connected to us. So we didn't found anything that कि वो पर्शिया से कोई आया या फिर अलग कंट्री से कोई आया और यहाँ पे आया सेटल हुआ, then we must have found something similar DNA links to those cultures, but that's not the case. जो भी नया स्टडी आया है वहां से, और ये शुरू इसलिए हुआ बिकॉज द ब्रिटिश मेंटालिटी इज कि यू डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने जाते वक्त भी यही किया है. सो एवरी टाइम दे एवरीवेयर दे वेंट दे अप्लाइड द सेम टॉपिक, दैट डिवाइड एंड रूल. तो सेम यही चीजें उन्होंने किया था कि इफ अगर ऐसा कुछ, और जैसे अभी भी होता है कि अगर कोई गोरा बोल देगा कि अरे वो वहां पे जाके देखो कितना मस्त है, तो सारे लोग आंखें बंद करके उधर चले जाएंगे. अभी जहां भी गोरे जाते हैं उधर ही लोग जाते हैं घूमने के लिए. सो ये एंड दिस इज द फैक्ट, ये है, ऐसा हो रहा है, एंड ये बहुत पहले से चल रहा है. और एक नाम आप सबको पता होना चाहिए, वो नाम है पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर या फिर हरिभाऊ वाकणकर. हरिभाऊ वाकणकर जी का काम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है. जब हमने भीमबेटका के बारे में बात किया, सो ही वाज द पर्सन टू इंट्रोड्यूस भीमबेटका टू द वर्ल्ड. ओके, उन्होंने वो खोजा है, उन्होंने उसका स्टडी किया, एंड देन ही विद द हेल्ड हाई, उन्होंने पूरे दुनिया को डंके की नोट पे बताया कि अरे आप जो बोल रहे थे ना कि 2000 साल पुराना हमारा है, ऐसा नहीं है. 10, 12, 15 हजार साल पुराने रेफरेंसेस हमें मिल रहे. ही वॉज द पर्सन हु टुक अ पार्ट इन फाइंडिंग सरस्वती रिवर. तो सरस्वती रिवर का जो भी काम चल रहा है वो उनके अंडर हुआ था. उन्होंने 8-10 हजार किलोमीटर ट्रैवल किया था सिर्फ अलग अलग रेफरेंसेस सरस्वती नदी के ढूंढने के लिए. एंड ही क्रिएटेड अ चैलेंज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि आप जो भी प्रूफ देके बात कर रहे हो ना, तो ऑल दीज आर द स्क्रैप. ओके, सो ये है, ये फैक्ट है, ये पढ़ो एंड देन डिस्कस करो इसके बारे में. एक बहुत ही बढ़िया बुक है जो बात करता है ये सारी चीजों के बारे में. इट्स अ बुक बाय राजीव मल्होत्रा, एंड बुक का नाम है बीइंग डिफरेंट. तो उसका टैगलाइन ही है कि इंडियाज चैलेंज टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन. तो उन्होंने यही सारी चीजें कंपेयर ये बुक में किया है. सो इफ यू डोंट हैव इट, ऑर्डर्ड इट. इट्स अ वेरी फैंटास्टिक बुक. एंड द सेकंड बुक इज द आइडल थीफ करके एक बुक है, एंड विच वाज रिटन बाय किरीट मंकोडी सर. एंड उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है पूरे स्टडी के प्रोसेस को, एंड हाउ दे लूटेड अस. तो ये सारी चीजें. अभी रिसेंटली मीम भी आया था कि अगर एवरीथिंग goes back to the original place from British Museum, there will be just an empty place will live there. Okay, so also there are certain mysteries regarding our few temples. Like for example, Sri Padmanabha Swami temple. The last door of this temple is sealed. So many people think that there are treasures or something else. So what's the mystery exactly about? So actually the temples itself are the treasures. And while speaking about the particular Padmanabha Swami temple, yes, there were 4 or 5 different doors, and the door which is locked now, it is known as the vault B. And the thing is that around 100 years ago, people tried to open the door, and they listened the heavy sounds of waves coming from that room, and again they closed the door. Again in 1930 something, they again tried to open the door, and I guess there was some story about the Naga coming out from the door.
to protect the particular temple or the protect that particular room, and again they closed it. So I guess that it's okay if we don't have answers to every mystery. Sometimes mystery itself is so beautiful that if we try to solve it, we might lose all the fun. So it's nice to keep in mind that what is there, let's read more, let's find out more, let's visit that temple, let's talk to the gurujis, let's talk to the pujaris, let's talk to the local people, and try to understand that why it is that the way it is now. So there are many stories and specific the movement right now going on that that the states should not have the control of temples, and the temples of control must be in the hands of the devotees. So free temples from government restrictions. And when I guess the Padma Swami temple is run by the royal family, which is there, and they had to fight a court case in, and it was going for almost a decade that they won and they took the charge of the temple. But in the meanwhile, when they were not the authoritative person or they didn't have any authority to control that temple, the gold worth 186 crore rupees is missing from the temple, along with it rare diamonds. And all these things happened when state had a control of the temple. So we don't know what happened, but there are many cases that the Kerala government deliberately trying to sell the gold which is a possession of the temples, and they are trying to take the land which belongs to temples. And so that's why the movement which is going on, that the free temples from the government rule. So this is the first thing. Then I guess there are many secrets over there, that, and it's not just about the gold or the treasure which is there, but it's again about the spirituality. Not every temple you visit you feel relaxed or you feel welcome. There are some temples which you don't find that hospitable, or the vibes and the vibrations are there, they are not welcoming. It's just because the kind of rituals were happening, they create their own vibes there. And that's why that there is a rule or there is a prescription that a woman from certain age should not enter a certain temple. It's just because of that. It's the if doctor tells a diabetic person not to eat sugar, it's not like he is controlling his private rights, but he's just trying to keep him alive. And that's the same case, that it's not like that every temple you can't enter. It's only few temples who prescribed that women of a certain age shouldn't enter. It's just because the kind of rituals are happening there, and the rituals creating certain vibe which may affect the certain age woman. So all these things are there, and I also would like to see that what is behind that door, but in the Padmanabh Swami. But I love my life more, so I am just happy that it's there, and hopefully जब तक हम जिंदा है तब तक कुछ आंसर्स हम वहां से निकाल सके. तो जब आप मंदिर घूमना शुरू करोगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा कि the treasure is nothing but the peace of mind you achieve when you visit those particular temples. So for me, it's like that. Yeah. So anything you found while doing the research that why we don't know, or we as an Indian don't know regarding it? First of all, we don't care, and second of all, our parents don't care.
So and this is the case. If father is ignorant towards these things, definitely child is going to be the same. He is I mean, parents are raising in such a environment that सुबह उठ के मॉम डैड के पांव छूना, या फिर गणपति स्तोत्र बोलना, या फिर हनुमान स्तोत्र बोलना. इट्स if a father thinks that these things are old fashioned and outdated, बच्चा तो वही सोचेगा. तो बच्चों का जाने दो, पहले पेरेंट्स को सुधरना चाहिए. पेरेंट्स मोबाइल में रहते हैं 24 घंटे और बोलते हैं अरे हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए. सो दैट्स वो नहीं होने वाला है. सो एज लॉन्ग एज एंड अगेन कि visiting temple is not cool enough for some people, and again they are strict with stickers like they are the extremists who visit these temples, and they are not good people. And things. yeah, so I guess we need to make sure that even if you are an atheist, visit the temple, try to find the stories, and at least try to find the answer that even after so much the rain and the water and the sun and the everything, these structures are standing for thousands of years. I mean, this particular temple is 1,000-year old, and we are building the bridges, we are building the huge buildings, and we can't guarantee that they will remain for at least 60 years. But these temples are there, they are standing for thousands of years. At least try to find the answer. Okay, try to find the science behind that. Okay, they have used the geographical force, or the center of gravity, or what kind of technology they used, or what kind of analysis they did to make sure that this particular temple should be built on this particular land. So if you are an atheist, try to find the answer. If you The believe in God, logical- exactly. So for me, it's more about, it's okay if you believe in God. It's okay if you chant mantras. It's okay if you wear janeyu. It's okay if you wear bindi. It's okay if you wear kangan, or if you wear the bracelets which are dedicated to particular gods, the gods you love. And there is nothing old fashioned about it. I guess for me, it's extremely cool that if I find a person exploring temple, for me, he's the wisest person I will ever encounter. So because he understood that it's more than God, they have many things to offer. So understand that, and eventually you will realize that the God is the same thing. So I guess it's cool to, and you guys are doing the cool work, inviting a person like me to speak on your platform for the topic who no one cares about except us. So this is very big, and this is very big for me. So thank you so much for this. I think now the youth is coming up with this spirituality thing, and people, to be honest, people like Sadhguru are really connecting people like us to in the direction of Exactly. spirituality and Indian Yes. culture. So that's Yes. in the current generation, with the old ones, What? The current generation? with the old ones, with the old moral values, because there is some kind of gap we lag behind or something like that. No, actually, it's not a gap between old and new. It's a gap between the real new and the fake new. It's more of that how you are as a person, and how you want others to see you as a person. These both things are different, and the gap is gaining by every day. So until and unless
you don't decrease the gap between the real new and the fake new, nothing's gonna happen. It's not about the new and old, it's about the real new and the fake new. So I mean that if a person is क्या बोलते हैं उसको, वो छोटी छोटी चीजों से उसको डर लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसका तलवार लेके फोटो, इट डजंट मेक सेंस. ओके, तो हमें वी आर मोर केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ अस रादर देन व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ. ओके, अगर मैं ये ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनेगा तो मेरे को 4 लोग बात नहीं करेंगे. सो दिस इज नॉट द केस यार. इफ यू कैन अफोर्ड यू वेयर, इफ यू डोंट अफोर्ड, लोन लेके कपड़े लेने की जरूरत नहीं है. ओके, जो है वो पहन. And I guess Sadhguru is just trying to tell you that try to find yourself within you. Okay, not in others. Yeah, and then automatically आप connect हो जाओगे. अगर आप खुद को ढूंढ सकते हो, which is the most difficult thing, तो दूसरों को ढूंढना is way easy than that. तो अगर आप खुद को ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट होते जाओगे दूसरे लोगों से. So try to be real as long as possible. That's the case. And I guess the people like Sadhguru or people like Sadhguru is trying to define spirituality in a different way. The same way Baba Ramdev is trying to define yoga on a different level. That he made yoga corporate. And this is the very big achievement that some Baba from Rishikesh is creating a 1,000 crore empire. It's a fascinating thing, and there are many people who are trying to do these things. There was a person from Maharashtra who conduct martial art trainings in the ashramas. Okay, he currently completed his assignment with Baba Ramdev Patanjali Ashram in Rishikesh. That he trained almost 2,000 girls self-defense with the help of Baba Ramdev. So I guess this is very commendable. That in the era where we think that women are not safe, what we can do better, that we can make sure that they know how to self-defense, and that's what they're doing. So, and in the pandemic, I don't think the way temples and the ashramas came in front to help the people, no one else came. Still they are helping right now. Still they are helping. करोड़ों रुपए उन्होंने डोनेट किए, उनके आश्रम उन्होंने ओपन कर दिए, वहां पे कोविड सेंटर्स तैयार किए, लोगों को हजार लोगों को डेली फ्री में खाना वो दे रहे हैं. And this is very commendable. We must talk about this. कि ओके, आपको नहीं जाना है ना मंदिर, मत जाओ, लेकिन आप भूखे हो तो वहां पे खाना खाने के लिए चले जाओ. तो ये सारी चीजों के बारे में हमें बात करना पड़ेगा अभी. And I guess the people like you who are the influencers of social media should start speaking these things out. Okay, अगर कोई बोलता है कि यार तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो यार, क्या तुम गाय के पीछे पड़े हो, क्या राम मंदिर के पीछे पड़े हो, कि तो बोल तूने डोनेट किया है क्या राम मंदिर को? बोलेगा नहीं किया, तो बोला चुप बैठ, पहले डोनेट कर फिर बात. It's very easy to make memes or say something in the comments rather than doing it. Exactly. Right now I am working such kind of memes. ना, अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे. अभी मैं ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ. बना रहे हो, हॉस्पिटल बनाओ, but they are only you know, आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, but the statistics, ये गवर्नमेंट के ही स्टैटिस्टिक्स है. जब 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, तब जो रजिस्टर्ड मॉस्क थे इंडिया में, so there were 300 मॉस्क जो रजिस्टर्ड मॉस्क थे. अभी आफ्टर द 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस कितने नए टेम्पल्स बने हैं? द अमाउंट इज कुछ 200-250 नए टेम्पल्स रजिस्टर्ड बने हैं. बट एट द सेम टाइम 9 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मॉस्क बने हैं.
ओके सो नो वन सेज दैट कि ओके मॉस्क क्यों बना रहे हो, मंदिर वहां पे हॉस्पिटल बनाओ, मॉस्क क्यों बना रहे हो, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी शुरू करो, नो वन सेज दैट। एट द सेम टाइम जहां पे आप देख सकते हो कि केरल का जो चर्च में प्रीस्ट था जिसको 21 रेप केसेस के लिए अरेस्ट किया गया और उसको 2 वीक में बेल भी मिला, बट एट द सेम टाइम while Asaram Bapu still 5 years spending in the jail with no what we can say। हाँ, तो मतलब जिसको गलत है उसको सजा होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट कास्ट क्रीड ब्रीड दे बिलोंग टू, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर कानून सबके लिए सेम है तो सबके लिए सेम होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस कोई एग्जिस्टेंस सिर्फ हिंदू के लिए अप्लाई नहीं होता है, सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। एंड फिर हम कह सकते हैं कि यस वी आर दैट नेशन, और उसकी जरूरत भी नहीं है फॉर मी, तो ऐसा है फॉर मी, इट्स लाइक दैट। आई थिंक द राम मंदिर भी जो बना है वो भी तो बाद में काम ही आने वाला, बिकॉज दैट town is very small and people visit there for that Ram Mandir only, and it will ultimately create money only for them only. Exactly, नहीं, the thing is that अगर वो पर्टिकुलर मंदिर बनाने के लिए गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है तो अगेन आई विल स्टैंड अगेंस्ट इट। मैं खड़ा रहूंगा कि मैं बोलूंगा नहीं, वो पैसा अभी आप मेडिकल फैसिलिटीज को डोनेट करो, अब ये मंदिर बनाने का टाइम नहीं है। बट अगर वो मंदिर भक्तों के पैसों से खड़ा हो रहा है तो किसी को हक नहीं बनता बोले कि नहीं वो आप मंदिर नहीं बना सकते। इट्स नॉट द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक स्टेटस पास किया था जिसमें मंदिरों में जो आने वाला पैसा है वो पैसा मौलवी की सैलरी के लिए वो देने वाले थे, बट द पीपल stop them in between and they make sure that this law doesn't pass। ये किस चीज का, ये कैसा मतलब ये है, सो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द केस। अगर हम पैसा मंदिरों को डोनेट कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट मनी इज यूटिलाइज्ड इन टेम्पल्स ओनली। तो ये है चीजें, ये अभी हो रही है, तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू दैट जिसके बारे में बात कर सको। Actually, there is a whole ecosystem of the left gang. You know, their work is just to demean this Hinduism and all the. I think we have to wind up now. So, yes. Thank you, sir, for coming again and giving us. It was a wonderful session about the history and Indology. Thank you so much. It's my pleasure, my honor, and I hope कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका कुछ मैं आपको दे सका ये टाइम में। तो अगेन थैंक यू सो मच and I will take your leave. So make sure visit temples, make sure identify images what you see, click the photos and fill up Instagram with those photos. Okay, tada, sure. Thank you. Thank you. Bye, all the best.